अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम अध्याय संख्या जो 1 है यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय, उसके लिए हम बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे, यानी उसके आंसर देखेंगे और आंसर के साथ में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। और ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के जो पॉइंट व्यू से, उनको हम डिस्कस करने वाले। राजस्थान बोर्ड के अलावा जिन भी राज्यों के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस लागू है वहां पर भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो जिन भी जगह जहां पर भी अगर एनसीईआरटी सिलेबस लागू है तो वहां के विद्यार्थी भी इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करने वाले उनके लिए भी ये वीडियो समान रूप से उपयोगी होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं हूँ अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा इस वीडियो के आपके उत्तर लिखित रूप से कहाँ पर मिलेंगे ये भी मैं वीडियो के दरमियान बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखें और बिल्कुल भी इग्नोर न करें। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर जुड़ जाए, वहां भी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको प्रदान की जाती हैं। क्वेश्चन संख्या पहला है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने, फ्रांस, जर्मनी, भारत या श्रीलंका। तो राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से माना जाता है? राष्ट्रवाद का प्रारंभ ये फ्रांस से माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 2 है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था तो कब हुआ था? 1861 के अंदर हुआ था, 1870 में हुआ था, 1804 में या 1789 के अंदर हुआ था। तो नेपोलियन संहिता का जो सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या से 1804 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह के अंदर बांटे हुए हैं? तो किसके अंदर है? फ्रांस के अंदर है, जर्मनी में, भारत में या फ्रेडरिक सोरियू के अंदर है? तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेडरिक सोरियू। ये जो व्यक्ति, ये तीनों ही राष्ट्रों के नाम है। तो फ्रेडरिक सोरियू उसने एक जो फोटो बनाया था, उस फोटो के अंदर उन्होंने यूटोपिया यानी कल्पनादर्श दुनिया की उसने क्या की है? कल्पना की है। अगला हम क्वेश्चन संख्या 4 देखेंगे, जोलवेराइन नामक जो शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? 1834 में, 1802 में, 1825 में या 1820 के अंदर? तो इस ऑप्शन का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या अ 1834। क्वेश्चन संख्या 5, 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद चार देशों ने सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? प्राग में, लंदन में, वियना या हैंग के अंदर? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या स, यानी आपके वियना के अंदर। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 6, जूसेफ मैज़नी कौन था? ये इटली का क्रांतिकारी था, वियना का क्रांतिकारी था या रूस का क्रांतिकारी था या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन संख्या जो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या अ, इटली का क्रांतिकारी था। अगला क्वेश्चन है 7वां, 1815 में नेपोलियन को हराने वाली चार शक्तियों में से कौन सी एक नहीं थी? यानी इसमें से ब्रिटेन, रूस, पर्सा और चीन में से तीन तो थी, लेकिन एक कौन सी शामिल नहीं थी? तो सीधा सा आपको दिख रहा है चीन, ये एशिया का है, बाकी तीनों ही यूरोप के राष्ट्र यानी ब्रिटेन, रूस और पर्सा ये इसके साथ में सम्मिलित थे। क्वेश्चन संख्या 8वां, निम्न में से इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? कावूर का, मैज़नी का, गैरिबाल्डी का या उपयुक्त सभी का? तो इन तीनों क्या था? तो ऑप्शन संख्या 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। ये तो थे अबशब्द वाले क्वेश्चन, और अब आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं अति लघुत्रात्मक यानी एक शब्द वाले क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि वियना सम्मेलन की जो अध्यक्षता वो किसने की थी? ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। तो किसने की थी? ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ठीक है, ये ट है, मेटरनिक ने की। अगला दूसरा क्वेश्चन है, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को भी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था? तो ये भी इसी ड्यूक मेटरनिक ने ही कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने ही कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो सारे यूरोप को क्या हो जाता है? जुकाम लग जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 3 है, कार्बोनरी क्या थी? कार्बोनरी क्या थी? तो कार्बोनरी क्या थी? इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इटली के क्रांतिकारियों का क्या था? एक गुप्त संगठन था। क्वेश्चन संख्या 4 है, किस संधि ने यूरोप को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी? तो ये संधि हुई थी 1832 में और इस संधि का नाम था कुस्तुनिया की संधि, कुस्तुन
लिथुआनिया की जो संधि हुई थी, उस संधि ने क्या की थी, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की क्या दी थी, मान्यता। क्वेश्चन संख्या 5 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण विलियम प्रथम के नेतृत्व में और कब हुआ था? 18 जनवरी 1871 ईस्वी के अंदर हुआ था। क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो जर्मनी का जो एकीकरण है उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को। किसको जाता है? ओटो वॉन जो बिस्मार्क है उनको जाता, जिन्होंने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण जैसा महान कार्य उन्होंने क्या किया था, पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ मैसनी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो जोसेफ मैसनी का जन्म 1807 ईस्वी में और जेनोवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जेनोवा। आप मुझे कमेंट करके बताइए जेनोवा कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में ये आया हुआ। अगला है, जोसेफ मैसनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के आपको नाम बताने हैं। तो एक का तो नाम था आपके यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। तो ये 2 संगठन थे जिनकी उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन संख्या हम 9 देखेंगे, मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो ये कौन था? अभी जो हमने देखा वही था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जोसेफ मैसनी। तो देखो, किसी के लिए वो क्रांतिकारी हो सकता है तो किसी के लिए वो खलनायक भी हो सकता है। अगला है 10वां, जर्मनी की एकीकरण का कर्णधार कौन था? तो वही अभी हमने देखा था, कौन था? वही ओटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? ओटो मार्क बिस्मार्क। तो ये वन लाइनर या एक शब्द वाले जो प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इसमें लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसमें आपका पहला है, जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? तो इसके अंदर आपको मैं बोलूँगा, आप लिखो। देखो, इनको आपको लिखित रूप से उत्तर चाहते हो तो आप मेरे जो ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, कबीर क्लासेज 58, वहाँ पर आप जाओगे। वहाँ पर आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन से संबंधित पोस्ट है, उस पोस्ट में ये इसके सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। उस पोस्ट का मैंने कीवर्ड मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हुआ है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आसानी से आप पहुँच सकते हो। तो अब इसका हम आंसर देखेंगे, जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हो? तो 1834 के अंदर, कब? 1834 के अंदर जो पर्सा की पहल पर जोल्वेराइन नामक जो संघ है उस शुल्क संघ की स्थापना होती थी। उस समय देखो क्या था, जर्मनी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। तो पर्सा उसमें मुख्य राज्य था। तो पर्सा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया कि जो एक शुल्क संघ की स्थापना की, क्योंकि हर राज्यों के बीच में अलग अलग टैक्स लगते थे। तो उन टैक्स को, उन अवरोधों को हटाने के लिए पर्सा ने क्या किया था, जोल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना की थी। यानी ऐसा लिख सकते हो, जिसने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच में जो शुल्क अवरोधों को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ताकि व्यापार को क्या मिल सके, गति मिल सके। अगला जो क्वेश्चन संख्या दूसरा है कि बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्धों में पराजित कर जर्मनी का क्या किया था, एकीकरण पूरा किया था? तो ये 3 राष्ट्र कौन से थे, उनके आपको क्या लिखने, यहाँ पर नाम लिखने। तो दूसरा का क्वेश्चन होगा कि बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर एक तो आपके किसको किया था, डेनमार्क को किया था। दूसरा नंबर पर आपके आता है ऑस्ट्रिया, और जो तीसरे नंबर पर आपके इसमें आएगा वो था फ्रांस। इन तीनों ही राष्ट्रों को क्या किया, तीनों ही देशों के युद्धों के अंदर पराजित करके जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था। क्वेश्चन संख्या तीसरा, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों का आपको नाम लिखना है। तो देखो, व्यक्ति संख्या पहला हम कहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कावूर का नाम आ जाएगा। अब दूसरा व्यक्ति का कहेंगे तो ये जोसेफ मैसनी था, जिसका नाम हम बार बार अभी आ रहा था आगे भी। तीसरे नंबर पर इसमें अगर हम व्यक्ति की बात करें तो इसमें आ जाएगा गैरीबाल्डी हो जाएगा। और अगर 4 नंबर की हम बात करें तो विक्टर, वो राजा था यहाँ का, विक्टर इमानुएल ये द्वितीय था, सेकंड। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन जो देखेंगे वो क्वेश्चन है कि कावूर ने इटली के एकीकरण में योगदान को लिखिए। कावूर ने नहीं है, यहाँ कावूर के हैं, कावूर के इटली के एकीकरण में योगदान को आपको लिखना है। तो कावूर एक कूटनीति की संधि द्वारा जो फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त करके इसने क्या किया था,
1859 में इसने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और इससे इटली का एकीकरण क्या हो गया था, सरल हो गया था। तो ये आपको लिखना, किसको पराजित किया था इसने, ऑस्ट्रिया को। मुख्य समस्या, उस समय की मुख्य ताकत ऑस्ट्रिया ही था, तो ऑस्ट्रिया को हरा करके इसने इटली के एकीकरण को सरल कर लिया था। तो ये इसका योगदान था बड़ा महत्वपूर्ण। अगला हम देखेंगे वियना सम्मेलन में किन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। तो वियना सम्मेलन के अंदर जो 4 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे उसमें आप नाम लिख सकते हो, एक तो ब्रिटेन का, दूसरा आप लिख सकते हो रूस का, उसके अलावा पर्शिया, और इसके अलावा अगला चौथा देश जो था वो था ऑस्ट्रिया। तो ये 4 देश थे जो इस सम्मेलन के अंदर क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन संख्या 6, रूमानीवाद से क्या अभिप्राय। तो रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना का क्या करना चाहता था, विकास करना चाहता था। और रूमानीवाद तर्क वितर्क और विज्ञान के जो महिमा मंडन की क्या करता था, आलोचना करता था। ये तो फिर समर्थन किसका करता, ये भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी जो भावनाएं थी उसके ऊपर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक जो विरासत और जो सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर क्या दिया, बल दिया, और इसे ही हम रूमानीवाद के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जुसेफ मैसनी पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो आप इस पर लिख सकते हो कि जुसेफ मैसनी इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था तथा वो कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिसमें एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। और उससे प्रेरणा लेकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड आदि में भी क्या बन गए थे, गुप्त संगठन बन गए थे। अगला जो क्वेश्चन संख्या है, ये अंतिम है क्वेश्चन संख्या आपके, और ये क्वेश्चन है फ्रांस में प्रथम विद्रोह 1830 के बारे में आपको क्या करना, संक्षेप में इसकी जानकारी आपको देनी है। तो फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह है वो जुलाई 1830 में हुआ था। और ये उस समय कब हुआ था, उस समय ये ब्रूवो वंश के राजा थे, जिसने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, उसके उखाड़ फेंक दिया, यानी उसको सत्ता से हटा दिया और उसकी जगह एक संवैधानिक जो राजतंत्र है उसकी स्थापना की। और जिसका अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्ष था लुई फिलिप। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। कुल मिलाकर के ये बड़े महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके अध्याय संख्या 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जो अध्याय था उससे थे। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन बटन भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और अगले वीडियो अगर आप चाहते हो अगले अध्यायों के ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।